एक उम्मीद की किरण ज़ारा के मन में जाग चुकी थी, क्योंकि कल आने वाला था ताप सिंह। क्या होगा उसके आने के बाद जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, एपिसोड नंबर 4 मिलेनियर हमसफर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगली सुबह की शुरुआत रावत मेंसन्स के लिए किसी आम दिन जैसी ही थी, लेकिन गैरेज के उस अंधेरे, कबाड़ भरे और सीलन में मरते उस छोटे से क्वार्टर में आज एक नई सुबह का सूरज उगा था। गैरेज की टूटी हुई छत की दीवारों से सूरज की पहली सुनहरी किरण छनकर अंदर आई, सीधे जारा के चेहरे पर पड़ी। उस रात भर की टूटी हुई खटमलों से भरी खटिया पर सिकुड़ कर सोने के कारण जारा का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। जैसे ही धूप की गर्माहट ने उसके पलकों को छुआ, जारा ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही सबसे पहले उसे अपने शरीर में मौजूद उस भयंकर दर्द का एहसास हुआ। हंटर की मार से उधड़ी हुई उसकी पीठ के घाव अब सूखने लगे थे, लेकिन रात भर करवटें बदलने और उस फीके सूती सूट के घावों से चिपक जाने के कारण वहां का एक भयानक और असहनीय खिंचाव पैदा हो गया था। जारा ने जैसे ही उठने के लिए अपनी कोहनी का सहारा लिया, उसके सूट का कपड़ा कच्चे घावों से उखड़ा और एक तेज कपा देने वाली टेस उसकी रीढ़ की हड्डी से लेकर सीधे उसके दिमाग तक दौड़ गई, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक हल्की सी करहा निकल गई और उसके होठ जो कल कट चुके थे उन पर भी पपड़ी जम गई थी। लेकिन आज इस शारीरिक दर्द के बावजूद जारा के अंदर कल जैसी कोई हताशा, कोई बेबसी या खौफ नहीं था। जैसे ही वो उस टूटी खटिया पर उठकर बैठी, उसके दिमाग में रात की वो बात बिजली की तरह कौंध गई। राजेंद्र प्रसाद सिंह। ये नाम याद आते ही जारा के सीने में दिल इतनी जोर से धड़कने लगा, मानो वो खुशी से पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। आज वो इंसान आने वाला था जो उसके पिता का दोस्त था। आज वो इंसान आने वाला था जो इस नर्क की सच्चाई को अपनी आंखों से देखने वाला था। जारा के अंदर एक अजीब सी बेतहाशा उत्तेजना दौड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी परीक्षा है और उसे हर हाल में पास होना है। उसकी सूजी हुई लाल आंखों में आज आंसुओं की जगह एक बागी और निडर चमक थी। उसने गैरेज के उस कबाड़ को देखा और खुद से कहा, बस आज का दिन, आज ये सारे दर्द, ये सारी जलालत खत्म हो जाएगी। मुझे बस उस इंसान के सामने जाना है। ताई जी, मेरा ये शरीर, मेरे घाव उनसे नहीं छुपा पाएंगे। ये कहते वो उठी और उसने अपने बालों को हाथों से ही सुलझाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर कल के नाखून के निशान अब काले पड़ चुके थे और भयानक लग रहे थे। पर जारा को आज अपनी बदसूरती से कोई ऐतराज नहीं था। वो चाहती थी कि आज वो इंसान उसे इसी खस्ता हालात में देखे। वो इसी टूटे हुए रूप में सच्चाई की सबसे बड़ी सबूत थी। वहीं दूसरी तरफ घर के सबसे आलीशान और ठंडे मास्टर बेडरूम में ताई देवशिखा रावत अपनी मखमली रजाई में सुकून की नींद से जाग रही थी। कमरे का एसी अभी भी 18 डिग्री पर चल रहा था। देवशिखा ने नींद में ही एक अंगड़ाई ली और अपने पास रखे बेल को बजाया। कुछ ही सेकंड में एक नौकरानी चांदी के ट्रे में उनके लिए ताजी और खुशबूदार ग्रीन टी लेकर हाजिर हो गई। देवशिखा ने चाय का सिप लिया। उनके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी और शैतानी मुस्कान फैल गई थी। उन्हें कल रात लंदन में भूषण रावत से हुई अपनी बात याद आ रही थी। उन्हें पूरा यकीन था उन्होंने भूषण के दिमाग में जारा के खिलाफ इतना जहर भर दिया कि अब भूषण अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह भी नहीं देखना चाहेगा। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि भूषण रावत ने जारा की सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने दोस्त को सरप्राइज विजिट पर भेजने का फैसला किया है। देवशिखा के लिए जारा का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि कल हंटर से मारकर और उसे गैरेज में फेंककर उन्होंने रावत खानदान पर अपनी हुकूमत कायम कर ली है। तभी रूही अपनी रेशमी नाइटी पहने अपनी आंखें मलते हुए माँ के कमरे में आई। रूही ने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। देवशिका ने अपनी चाय का कप नीचे रखकर कहा, गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है। रूही ने क्रूर हंसी के साथ कहा, खुश क्यों ना हूँ मॉम, कल उस भिखारिन को जो सजा मिली ना, उसके बाद तो मुझे रात भर बहुत अच्छी नींद आई। अब वो सुशांत की तरफ आंख उठाकर देखने की तो क्या, उसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करेगी। उसकी ये बात सुनकर देवशिका भी मुस्कुरा दी। उन्होंने क्रूरता से मुस्कुरा कर कहा, हाँ उसकी औकात अब उसे पता चल गई। लेकिन रूही,
ऐसे लोगों का घमंड पूरी तरह तोड़ने के लिए उन्हें रोज उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है। कल तो हमने सिर्फ उसे शरीर को तोड़ा था, आज हम उसकी बची खुची गरिमा को भी पैरों तले कुचल देंगे। उनकी यह बात सुनकर आगे से रूही ने उत्सुकता से पूछा, आप क्या करने वाली हैं मॉम? आगे से देवशिखा ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम बस देखती जा। ये कहते हुए उन्होंने चाय का कप साइड में रखा और अपनी तेज कड़कदार आवाज में चिल्लाकर कहा, मालती, ओ मालती, ऊपर आ जल्दी। वहीं दूसरी तरफ नीचे किचन में सुबह का नाश्ता बना रही मालती के हाथ मालकिन की आवाज सुनते ही कांप गई। वो सब कुछ काम छोड़कर हांफती हुई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर देवशिखा के कमरे में पहुंची। मालती ने देवशिखा के आगे सिर झुकाकर कहा, जी जी मालकिन। तभी देवशिखा ने मालती के सिर से पैर तक घूर कर अपना खौफनाक हुक्म सुनाकर कहा, मालती, जाओ और उस महारानी को उसके उस दड़बे में से जगा। उसे कहना कि आज से इस पूरे रावत मेंशंस में झाड़ू और पोछा लगाने का काम उसका है। नीचे हॉल से लेकर ऊपर के सारे कमरों तक मुझे हर जगह का मार्बल शीशे की तरह चमकता हुआ चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मालती की आंखें फटे की फटी रह गई। तभी देवशिखा ने अपनी बात में जहर घोल कर आगे कहा, और हाँ, उसे कहना कि पोछा खड़े होकर या उस डंडे वाले पोछे से नहीं लगाना। उसे अपने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से इस पूरे घर के फर्श को रगड़ना है। जब तक काम खत्म न हो जाए उसे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। जा, जाकर उसे काम पर लगा दे। मालती का दिल ये सब सुनकर जोर जोर से रोने लगा। मालती जानती थी कि जारा की पीठ का हंटर वो भयानक घाव है। वो बच्ची ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो वो घुटनों के बल बैठकर इतने बड़े घर में हाथ से पोछा कैसे लगाएगी? हर बार वो फर्श पर झुकेगी तो उसके पेट के घाव खींचेंगे और वो दर्द से तड़प उठेगी। ये सजा मौत से भी बदतर थी। इसलिए मालती ने हाथ जोड़कर गड़गड़ाने की कोशिश करके कहा, मालकिन, वो बच्ची बहुत घायल है। उसकी पीठ पर वो झुक नहीं पाएगी मालकिन। लेकिन आगे से देवशिखा ने उसकी एक नहीं सुनी और जोर से चिल्ला कर कहा, बकवास बंद कर। तुझे मैंने अपनी राय देने के लिए नहीं रखा है। अगर उसे दर्द हो रहा है तो होने दो, मरेगी नहीं वो। और अगर तूने उसकी कोई मदद की या काम से वो मना करे तो आज मैं उसी हंटर से तुम दोनों को चमड़ी उधेड़ दूंगी। अब निकल यहाँ से। वहीं उसकी ये धमकी सुनकर मालती डर के मारे पीछे हट गई, रोते हुए सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। मालती भारी और कांपते कदमों से गैराज की तरफ जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लहूलुहान और बेबस बच्ची को ये खौफनाक फरमान कैसे सुनाएगी। उसे लग रहा था कि जारा का ये हुक्म सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगेगी, काम करने से मना कर देगी और फिर मालकिन आकर उसे दोबारा उसी बेदर्दी से मारेगी। गैरेज के उस सीलन भरे क्वार्टर के बाहर पहुंचकर मालती ने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को धकेला। अंदर जारा उसी टूटी हुई खटिया के फर्श पर बैठी थी। उसने रोही का वही ढीला ढाला सूती सूट पहना था। जैसे ही मालती अंदर आई, जारा ने अपनी आंखें ऊपर की। मालती जारा के उस चेहरे को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। जाकर जारा के गले लग गई और हम साथ ही है उसके घाव को ध्यान ही देख रही थी। हल्के से उसके गले लग रही थी ताकि उसको दर्द भी ना हो। उसने घबरा कर जारा से कहा, हे मेरे भगवान, मेरी बच्ची, इन राक्षसों ने तेरे लिए क्या सजा सोची है? मैं तुझे कैसे बचाऊं? मालती सिसकियां लेकर बोल रही थी, लेकिन वहीं जारा के चेहरे पर घबराहट के बजाय एक अजीब सी शांति थी। उसने मालती की आंखों में देखकर पूछा, क्या हुआ काकी? आप रो क्यों रही हैं? ताई जी ने क्या कहा है? तभी मालती ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ जारा को देवशिखा का वो जालिम हुक्म सुनाकर कहा, बेटिया, मालकी ने कहा है कि तुझे पूरे रावत मेंशन में घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से झाड़ू और पोछा लगाना है। उन्होंने मुझे मना किया कि मैं तेरी कोई मदद ना करूं। ये कहते हुए मालती को लग रहा था कि ये सब सुनकर जारा के होश उड़ जाएंगे। वो रोने लगेगी और कहेगी कि वो काम नहीं कर सकती। लेकिन तभी मालती के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब जारा ने ये खौफनाक हुक्म सुनकर कोई विरोध नहीं किया, जारा की आंखों में एक भी आंसू नहीं गिरा। इसके बजाय जारा के होठों पर एक बहुत ही रहस्यमयी और सूखी हुई मुस्कान तैर गई। जारा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ने लगा। अगर ताई जी उसे इसी गैराज में बंद रखती तो शायद राजेंद्र प्रसाद सिंह आते और ताई जी उन्हें बाहर से यह कहकर भेज देती कि जारा बीमार है या घर पर नहीं है। लेकिन अब ताई जी खुद उसे घर के अंदर हॉल में कमरों में काम करने के लिए बुला रही है। अगर वो घर के अंदर रहेगी
अगर वो उस बड़े से लिविंग रूम का मार्बल साफ कर रही होगी, तो जब वो मेन गेट की घंटी बजेगी और जब राजेंद्र प्रसाद सिंह घर के अंदर दाखिल होंगे, तो जारा वहीं उनके ठीक सामने मौजूद होगी। ताई जी चाहकर भी जारा को उस इंसान की नजरों से बचा नहीं पाएगी। वो इस हुक्म जारा के लिए कोई सजा नहीं था, बल्कि ये भगवान का दिया हुआ वो मौका था जिसका वो कल रात से इंतजार कर रही थी। इसलिए जारा ने बहुत ही स्पष्ट और मजबूत आवाज में कहा, मैं करूंगी काकी। वहीं उसकी ये बात सुनकर मालती हैरान रह गई। उसने चौंक कर कहा, क्या बिटिया, तू पागल हो गई है क्या? तो झुक भी नहीं पा रही है, और जब तू पोछा लगाने के लिए फर्श पर बैठेगी, अपने हाथ आगे बढ़ाएगी, तो तेरी पीठ के घाव फट जाएंगे, तेरा खून बहने लगेगा। ये काम तू कैसे कर पाएगी बेटा? लेकिन फिर भी आगे से जारा ने अपनी जगह से धीरे धीरे उठकर कहा, मैं करूंगी काकी। अगर ताई जी चाहती हैं कि मैं इस घर की नौकरानी बनूं, तो मैं आज उन्हें सबसे बेहतरीन नौकरानी बनकर दिखाऊंगी। मैं उस घर का एक एक कोना चमकाऊंगी। उसके चेहरे पर एक दर्द निश्चय था। तभी जारा ने मालती के आंसुओं को अपने हाथों में पोंछ कर कहा, आप फिक्र मत कीजिए काकी, आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी बुरा दिन होगा। आप बस मुझे एक बाल्टी पानी और पोछे का कपड़ा लाकर दे दीजिए। वहीं मालती जारा के इस बदले हुए और निडर रूप को देखकर सन रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कल रात तक मौत की भीख मांगने वाली ये लड़की आज इतनी हिम्मत कहां से ला रही है। मालती ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और जाकर जारा के लिए झाड़ू, पानी से भरी एक बाल्टी और पोछे का कपड़ा ले आई। सुबह के 8 बज चुके थे। जारा उस पानी से भरी बाल्टी को अपने कांपते हुए हाथों से उठाकर गैरेज से लिविंग रूम की तरफ जा रही थी। बाल्टी का वजन उसके छालों से भरे पड़े हाथों पर पड़ रहा था, और हर कदम के साथ पानी छलक कर उसके पैरों पर गिर रहा था। जब वो लिविंग रूम में पहुंची, तो वहां की भव्यता उसे हमेशा की तरह चिढ़ा रही थी। उसने बाल्टी को फर्श पर रखा, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके खुद को उस भयानक दर्द के लिए तैयार किया जो अब उसे मिलने वाला था। उसने अपने हाथों में झाड़ू ले ली। जब उसने झुककर झाड़ू लगाना शुरू किया, तो मालती का डर सच साबित हो गया। जैसे ही जारा की पीठ आगे की तरफ झुकी, उस ढीले सूती सूट के नीचे मौजूद हंटर के घाव में एक भयानक खिंचाव हुआ। जो घाव सूखने लगे थे, वो खिंचाव से वापस हरे हो गए। जारा की आंखों में बेतहाशा पानी निकलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने दर्द से कराह कर कहा, उफ। झाड़ू लगाने का हर एक सेकंड उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। लेकिन वो रुकी नहीं। वो झाड़ू लगाती रही। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी। उसने खुद से कहा, मुझे राजेंद्र प्रसाद सिंह से मिलना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे घर के अंदर रहना है। मुझे दरवाजे पर नजर रखनी है। तभी झाड़ू लगाने के बाद बारी आई उस सबसे बड़ी सजा की, हाथ से पोछा लगाना। जरा धीरे धीरे अपने घुटनों के बल उस ठंडे इटालियन मार्बल पर बैठ गई। उसने पोछे के खुरदरे कपड़े को पानी में डुबोया। जब उसने उस कपड़े को निचोड़ने के लिए अपने दोनों हाथों को घुमाया, तो प्याऊ के पानी से जले हुए उसके हाथों में छाले को आग लग गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हाथों पर नमक छिड़क दिया हो। उसने पोछा फर्श पर रखा और आगे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। घुटनों के बल रेंगते अपने दोनों हाथों से फर्श रगड़ना, इस प्रक्रिया ने उसकी पीठ के घाव को पूरी तरह खोल दिया। उसके सूती सूट के पीठ पर खून के हल्के हल्के लाल धब्बे उभरने लगे थे। हर बार जब वो पीछे की ओर आगे बढ़ाती, उसके मुंह से दर्द की एक सिसकी निकलती। पसीने से उसका चेहरा भीग चुका था, और रूही के नाखूनों के निशान उसके गालों पर और भी ज्यादा भयानक और डरावने लग रहे थे। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए देवशिका और रूही वहां आ गई। उन्होंने जारा को एक भिखारिन की तरफ फर्श पर पड़े हुए घुटनों के बल पोछा लगाते हुए देखा। यह नजारा देखकर दोनों माँ बेटे के चेहरों पर एक शैतानी और विजयी मुस्कान फैल गई। उसको देखकर देवशिका ने एक ठहाका लगाकर कहा, देख रूही, देख इसकी असली औकात। कैसी लग रही है हमारी नई नौकरानी? मुझे लगता है अब ये कभी भूलकर भी सुशांत का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर आगे से रोही ने अपने ब्रांडेड जूतों से जारा की बाल्टी को हल्का सा ठोकर मारकर कहा, सही कहा मॉम, इस भिखारिन को तो ऐसे ही जमीन पर रेंगना चाहिए। और हाँ जारा, ध्यान से पोछा लगाना, मेरे जूतों के निशान नहीं दिखने चाहिए, वरना मॉम से कहकर तुझे आज ही भूखा रखूंगी। वहीं आगे से जारा ने अपना सिर भी नहीं उठाया। वो फर्श पर पोछा रगड़ती रही। उसने कानों को ताई और रूही के तानों के लिए बंद कर लिया था।
उसकी पूरी चेतना, उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेन गेट की तरफ था। जारा के ने फर्श पर अपने आंसू गिरते हुए मन ही मन कहा, तुम लोग जो चाहे मुझे कह लो, जो चाहो मुझे सजा दे लो, तुम्हारा एक गुरूर बस कुछ घंटों का मेहमान है। जब वो दरवाजे की घंटी बजेगी, तब तुम्हारी ये हंसी हमेशा के लिए इस घर से गायब हो जाएगी। वो अपना काम करती रही। दर्द से उसका शरीर टूट रहा था, खून रिस रहा था, लेकिन उसकी उम्मीद की लो उस दर्द पर भारी पड़ रही थी। आज जारा एक नौकरानी की तरह काम जरूर कर रही थी, लेकिन उसका दिल एक योद्धा की तरह धड़क रहा था, जो अपने न्याय के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थी। तभी देवशिका और रोही उससे थोड़ी दूर मखमली सोफे पर बैठ गई, जूस पीने लगी। वो दोनों माँ बेटी अपने हाथों में जूस के गिलास ली जारा की इस जलालत का लुफ्त उठा रही थी। तभी रोही ने एक कुटिल मुस्कान के साथ ताना मारकर कहा, जरा कोने में ठीक से रगड़ना, मुझे वहां धूल दिखाई दे रही है। वहीं आगे से जारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर भले ही दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसके कान पूरी तरह से मेन दरवाजे की तरफ लगे हुए थे। उसका दिल एक अजीब सी उम्मीद के साथ धड़क रहा था। उसे बस एक आवाज का इंतजार था, जो उसकी इस नर्क जैसी जिंदगी में आजादी का पैगाम लेकर आने वाली थी। और तभी वो हुआ जिसका जारा को अपनी एक सांस के लिए इंतजार था। टिंग टोंग। मेन दरवाजे का इलेक्ट्रिक बेल और तेज स्पष्ट आवाज पूरी रात मेंसन्स के उस शांत और ठंडे हॉल में गूंज उठी। वो आवाज जारा के कानों में किसी मंदिर की पवित्र घंटी की तरह पड़ गई। टिंग टोंग की आवाज सुनते ही जारा के रेंगते हुए हाथ वहीं फर्श पर जम गई। उसके शरीर का सारा दर्द, पीठ की वो जलन और छालों की वो टीस जैसे एक सेकंड के लिए हवा में कहीं गायब हो गई। उसकी उन सूजी हुई बेजान और लाल आंखों में अचानक एक ऐसी चमक आ गई, मानो किसी अंधे को सदियों बाद रोशनी मिल गई हो। जारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद ही एक्साइटेड होकर कहा, आ गए, मेरे पापा के दोस्त आ गए, मेरी उम्मीद आ गई। इस उम्मीद के साथ उसकी सांसें तेज हो गई। वहीं सोफे पर बैठी देवशिका के माथे पर हल्की सी सिलवट पड़ी। उन्होंने झुंझला कर कहा, इस वक्त कौन आ गया है मालती, जाकर देख। मालती, जो किचन के दरवाजे के पास डरी हुई खड़ी थी, उनकी बात सुनते ही भागती हुई मेन गेट की तरफ गई। वहीं जारा फर्श पर उसी तरह घुटनों के बल बैठी रही। उसने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसका सीना उम्मीद से फूल रहा था। आज उसकी सच्चाई, उसका यह खून से सना कपड़ा, उसका यह सूजा हुआ चेहरा, सब कुछ उस इंसान के सामने गवाही देने वाला था। तभी कुछ ही पलों में भारी लकड़ी का मुख्य दरवाजा खुला। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी उम्र करीब 45-50 साल के बीच होगी। उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरा सलेटी रंग का सफारी सूट पहना था। उनके चेहरे पर एक गंभीर रसूखदार तेज था। उनकी आंखों पर एक चश्मा लगा था, जिसके पीछे मौजूद आंखें बहुत ही पारखी और तेज लग रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि शहर के नामी इंसान और भूषण रावत के पुराने दोस्त राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। राजेंद्र जी ने घर के अंदर कदम रखा। उनके जूतों की खटखट उस सन्नाटे को चीर रही थी। अंदर आते ही राजेंद्र की नजरें सबसे पहले उस भव्य हॉल की सजावट पर गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी नजर फर्श पर पड़ी उस लड़की पर जाकर ठहर गई। राजेंद्र प्रसाद सिंह के कदम वहीं रुक गई। उनका शरीर जैसे पत्थर हो गया हो। उनकी पारखी आंखें उस दृश्य को देखकर अविश्वास में फैल गई। सामने इटालियन मार्बल पर एक जवान लड़की घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसने एक ऐसा फीका और बड़ा सा सूती सूट पहना था, जो किसी भिखारी के कपड़ों से भी बदतर लग रहा था। सूट की पीठ पर खून के ताजा लाल धब्बे चमक रहे थे। लड़की के हाथ छालों से भरे हुए थे और चेहरे पर नोचे जाने के और भयानक मार के निशान थे। वो लड़की इस तरह पोछा लगा रही थी जैसे कोई गुलाम हो, और उसे कुछ ही कदमों की दूरी पर देवशिखा और उनकी बेटी रोही शाही सोफे पर बैठी जूस पी रही थी। राजेंद्र प्रताप सिंह एक बहुत ही समझदार और दुनिया देखे हुए इंसान थे। इस दृश्य को समझने में उन्हें एक सेकंड का वक्त नहीं लगा। उनके दिमाग की नसें तन गई। कल रात लंदन से भूषण का फोन आया था, जिस भूषण ने अपनी बेटी जारा को एक बिगड़ी हुई, चरित्रहीन और घर वालों को परेशान करने वाली लड़की बताया। भूषण ने कहा कि देवशिका भाभी बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन यहाँ सच्चाई चीख चीख कर कुछ और ही कह रही थी। इसलिए राजेंद्र जी ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, भूषण, तुम कितने बड़े अंधे हो। जिस बच्ची को तुम बिगड़ी हुई बता रहे हो, उसने तो यहाँ जानवरों से भी बदतर रखा जा रहा है। ये खून के निशान, ये सूजा हुआ चेहरा, ये तो साफ साफ बर्बरता और जुल्म की कहानी है।
राजेंद्र जी को एक पल में समझ आ गया कि भूषण को जो कुछ बताया गया है वो सफेद झूठ था। असली शैतान तो वो औरत है जो सोफे पर बैठी इस बच्ची को तड़पता हुआ देख रही है। सच्चाई पूरी तरह राजेंद्र जी की आंखों के सामने बेपर्दा हो चुकी थी। उनके अंदर एक भयंकर गुस्सा उबलने लगा। उन्होंने अपना चश्मा ठीक किया और एक कड़कदार भारी आवाज में खंगार कर कहा, एक्सक्यूज मी। वो भारी आवाज सुनकर देवशिका और रूही दोनों झटके में मुड़ी। एक अजनबी आवाज को सुनकर अपने घर के अंदर देखकर देवशिका के चेहरे पर रंग एकदम से उड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये शख्स कौन है और अपने गार्ड्स ने इसे अंदर कैसे आने दिया। वहीं जारा की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया कहा। वो इंसान आ गया था, अब ताए जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ये सच सामने आ जाएगा। तभी राजेंद्र जी आगे बढ़े। उनकी नजरें अभी भी देवशिका को एक मुजरिम की तरह घूर रही थी। तभी आगे से देवशिका ने अपने चेहरे पर एक बनावटी सख्ती लाकर पूछा, जी आप कौन, और आप बिना इजाजत के अंदर कैसे चले आए? हालांकि उनके अंदर एक घबराहट पैदा हो चुकी थी, क्योंकि इस अजनबी ने जारा को इस हालात में देख लिया था। राजेंद्र देवशिका के सामने बिल्कुल खड़े हो गए। उन्होंने अपनी आवाज में एक सख्त और आधिकारिक टोन लाकर कहा, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह है। मैं भूषण रावत का बहुत पुराना दोस्त हूँ। कल रात भूषण का लंदन से मेरे पास फोन आया था। भूषण का दोस्त? ये सुनते ही देवशिका के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनके हाथ से जूस का गिलास फिसलते फिसलते बचा। उनके पास बैठे रूही का चेहरा भी सफेद पड़ गया। तभी राजेंद्र जी ने अपनी पार की नजरों से देवशिका के चेहरे की उड़ती हवाइयों को नोट करके कहा, भूषण ने मुझे यहाँ भेजा है ये देखने के लिए कि इस घर में उसकी बेटे के साथ आखिर चल क्या रहा है। ये कहते हुए फिर उसने अपनी उंगली फर्श पर पड़ी जारा की तरफ तान कर पूछा, और मिसेस देवशिखा, मुझे लगता है कि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? भूषण की बेटी इस घर की वारिस इस हालात में खून से लथपथ और फर्श पर पोछा लगा रही है। क्या मुझे बताएंगे कि यह सब क्या है? राजेंद्र की आवाज में एक चुनौती थी। उन्होंने सीधे तौर पर देवशिका को कटघरे में खड़ा ही कर दिया था। वहीं उनकी यह बात सुनकर जारा के दिल में खुशी के फव्वारे फूट पड़े। वो सही थी। ये इंसान सच में समझ गया था। बिना जारा के कुछ बोले उसकी इस हालत ने पूरी कहानी इस इंसान को सुना दी। जारा ने पोछा फर्श पर छोड़ दिया और अपने आंसुओं को पोंछकर राजेंद्र जी की तरफ देखने लगी। उसे लगा कि अब सब कुछ पलों में राजेंद्र जी उसे यहाँ से उठाएंगे, उसे नर्क से आजाद कर देंगे। लेकिन जारा और राजेंद्र प्रसाद सिंह दोनों ने ही देवशिका के उस शैतानी दिमाग को बहुत कम आंक लिया था। देवशिका कोई मामूली औरत नहीं थी। वो एक ऐसी चालाक और मक्कार खिलाड़ी थी जो बाजी पलटने में माहिर थी। जब देवशिका को लगा कि उनकी चोरी पकड़ी गई, उनका सारा खेल खत्म होने वाला है, तो उन्होंने घबराने और माफी मांगने के बजाय एक ऐसा दांव चला जिसकी कल्पना शायद शैतान ने भी नहीं की होगी। एक सेकंड के हजारवें हिस्से में देवशिका के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उनकी आंखों में जो घमंड और क्रूरता थी वो अचानक से गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी बेबसी, लाचारी और दुख ने ले ली जिसे देखकर कोई भी इंसान धोखा खा जाए। उनकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उन्हें राजेंद्र जी की तरफ देखकर कहा, ओह मिस्टर राजेंद्र, आप आ गए। हे भगवान, आपका यहाँ आना कैसे किसी फरिश्ते का आना है। देवशिका अचानक सोफे से उठी और एक बहुत ही परेशान और बेबस माँ की तरह राजेंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। राजेंद्र जी एक पल के लिए चौंक गए। उन्हें लगा कि देवशिका डरेगी या सफाई देगी, लेकिन देवशिका का रिएक्शन उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। इससे पहले कि राजेंद्र कुछ कहता और सवाल करता, देवशिका लगभग दौड़कर जारा के पास गई। उन्होंने फर्श पर बैठी जारा के हाथों में उस गीले पोंछे को ऐसे छीनने की कोशिश की जैसे वो जारा को कोई खतरनाक काम करने से रोक रही हो। उन्होंने जारा को रोक कर कहा, जारा मेरी बच्ची, भगवान के लिए बस कर दे। क्यों कर रही है तू ये सब? क्यों मेरी जान लेना चाहती है? ये कहते हुए देवशिका फूट फूट कर रोने लगी। जारा के कंधों को पकड़कर उसे उठाने का नाटक करने लगी। उनकी एक्टिंग देखकर जारा का दिमाग सुन पड़ गया। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कर रही है। तभी देवशिखा ने अपना नाटक जारी रखकर आगे कहा, उठ जा जारा, मैंने सुबह से तेरे पैर पकड़े कि ये पोछा छोड़ दे, मत कर ये काम, लेकिन तू मेरी सुनती ही नहीं है। क्या साबित करना चाहती है तू? देवशिखा इस कदर रो पड़ी, चीख रही थी, जारा खुद एक पल के लिए सहम गई। वहीं ये सब देखकर राजेंद्र की भौहें तन गई। उन्होंने देवशिखा को घूर कर कहा, मिसेस देवशिखा, क्या नाटक है ये? बच्चे की हालात में कैसे है?
तभी देवशिखा ने जारा को वहीं छोड़ा और रोकर वापस राजेंद्र जी के पास आई। उन्होंने अपने पल्लू से आंसू पोंछकर एक ऐसी मन घड़त और खौफनाक कहानी बुननी शुरू की जिसने जारा के सारे सपनों पर एक ही पल में तेजाब डाल दिया। देवशिखा ने सिसक कर कहा, नाटक? मिस्टर राजेंद्र, आप इसे मेरा नाटक समझ रहे हैं? नाटक तो ये लड़की कर रही है। आप पूछ रहे हैं ना कि ये पोछा क्यों लगा रही है? क्योंकि इसे पता था कि आज आप आने वाले हैं। उनकी बात सुनकर जारा के दिल की धड़कन रुक गई। उसने एकदम से चौंक कर कहा, क्या? देवशिखा ने एक बहुत ही विश्वास पात्र लहजे में राजेंद्र की आंखों में देखकर कहा, जी हाँ, मुझे लगता है कि इसको कल रात से ही पता चल गया होगा कि आप आज सच्चाई देखने आने वाले हैं और बस उसी पल से इस लड़के ने यह खौफनाक ड्रामा रचना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर राजेंद्र का माथा ठनक गया। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, क्या मतलब है आपका? तभी देवशिखा ने अपनी आवाज में गहरी पीड़ा लाकर कहा, भाई साहब, भूषण ने आपको बताया होगा ये लड़का दिमागी तौर पर कितनी बिगड़ चुकी है। इसे सिर्फ अटेंशन चाहिए। ये हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब इसे पता चला कि आप आने वाले हैं तो आज सुबह सूरज निकलने से पहले ये उठ गई। इसने किचन से पोछे की बाल्टी उठाई और यहाँ आकर पागलों की तरफ फर्श रगड़ने लगी। मैं रूही और ये दोनों सब इसके पीछे भाग रहे हैं। ये कहते हुए देवशिखा ने रूही की तरफ इशारा किया और जो अपनी आंखों में झूठे आंसू भरकर डरी हुई लड़की का नाटक करने लगी। तभी देवशिखा ने आगे कहा, हम इसे रोक रहे हैं कि जरा छोड़ दे, नौकर कर लेंगे, लेकिन ये हमारी सुनती ही नहीं। चीखती है, हम पर चीजें फेंकती है और कहते हैं कि आज तो मैं नौकरानी बनकर दिखाऊंगी ताकि पापा के दोस्त जाकर पापा को बताए कि तुम लोग मुझसे मजदूरी करवाते हो। आप ही बताइए भाई साहब, क्या मैं अपने ही घर की बच्ची को ऐसे काम करवाऊंगी, वो भी मेन हॉल में जहां कोई भी आ सकता है? देवशिखा का यह तर्क बहुत ही सटीक और जानलेवा था। राजेंद्र का दिमाग एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो गया। बात में दम तो था। वो गहरी सोच में डूब गई। अगर देवशिखा सच में इस बच्ची पर जुल्म कर रही है तो क्या वो इतने इत्मीनान से इस बच्ची को मेन हॉल के इस खस्ता हालात में काम करने देती, वो भी जब इन्हें पता हो कि कोई मेहमान आ सकता है? कोई भी जुल्म करने वाला इंसान अपनी सच्चाई को ऐसे खुलेआम डिस्प्ले नहीं करेगा। राजेंद्र की आंखों में देवशिखा के लिए गुस्सा था और वो अब एक उलझन में बदलने लगा। उलझन में राजेंद्र ने जरा की पीठ पर दिख रहे उन लाल धब्बों की तरफ इशारा करके पूछा, लेकिन इसके कपड़े और ये इसके शरीर पर ये खून और मार के निशान ये कैसे आए? उनकी बात सुनकर जारा की आंखों में फिर से उम्मीद जागी। हाँ, ये घाव तो झूठे नहीं हो सकते। इसलिए जारा ने अपना मुंह खोलना चाहा। अंकल, ये ताई जी ने मुझे हंटर से। लेकिन जारा का गला इतना सूखा हुआ था, वो इतनी कमजोर थी, उसके मुंह से कर्कश कांपती हुई आवाज निकली। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। इससे पहले कि जारा कुछ कहती, देवशिखा ने एक लंबी और दर्द भरी आं भरी, अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। देवशिखा ने फूट फूट कर रोकर कहा, ये निशान, इन निशानों को देखकर ही तो मेरी रूह कांप रही है मिस्टर राजेंद्र। इस लड़की को दिमागी इलाज की जरूरत है। ये साइको हो चुकी है। उसके बाद सुनकर राजेंद्र चौंक गया और उसने हैरानी से पूछा, साइको? तभी देवशिखा ने जारा की तरफ एक झूठी दया भरी नजर से देखकर कहा, हाँ, कल जब मैंने इसे रूही के मंगेतर पर डोरे डालने से रोका तो इसे डांटा, तो ये गुस्से में अपने कमरे में गई और इसने खुद को अंदर से लॉक कर लिया। हमने सोचा कि गुस्से में है, शांत हो जाएगी, लेकिन रात को इसने अपनी उस झूठे कहानी को सच साबित करने के लिए कमरे में पड़ी लोहे की तार से खुद ही अपनी पीठ पर वार करना शुरू कर दिया। उनकी ये बात सुनकर जारा की आंखें फटी रह गई। उसका दिमाग सुन हो गया। जारा को अविश्वास से देवशिखा को देखकर मन ही मन सोचा कि क्या कह रही है, खुद अपनी पीठ पर वार? तभी देवशिखा ने अपनी उस मन घड़त कहानी को ऐसा जीवंत बना दिया कि एकदम सच लग रही थी। उन्होंने आगे कहा, हम बाहर से दरवाजा पीटते रहे, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला। इसने खुद अपने गालों को अपने नाखूनों से नोच लिया। इसने अपना सूट फाड़ लिया। यह सब इसने सिर्फ इसलिए किया ताकि यहाँ कोई आए तो ये उसको एक खूनी और प्रताड़ित रूप दिखाकर साबित करे कि हम राक्षस हैं। भाई साहब, जो लड़की अपनी जिद के लिए अपना खून बहा सकती है, आप सोचिए कि हमें फंसाने के लिए किस हद तक जा सकती है। तभी ताई की बात सुनकर जारा ने अपनी बची खुची ताकत लगाकर चीखने की कोशिश करके कहा, झूठ अंकल, ये सब झूठ है। अंकल, इन्होंने मुझे हंटर से मारा। सुशांत ने मुझे
ये कहते वो अपने घुटनों के बल खड़ी होने लगी। लेकिन जारा की हालात, उसके बिखरे बाल, उसका सूजा हुआ चेहरा और उसकी उखड़ती हुई पागलों जैसी चीख, सब कुछ देवशिका की उस कहानी को और भी ज्यादा पुख्ता कर रहा था। जारा इस वक्त बिल्कुल एक हिस्टीरिकल और मानसिक रूप से अस्थिर लड़की लग रही थी। तभी देवशिका ने राजेंद्र से पीछे छुप कर कहा, देखिए, देखिए से भाई साहब कैसे चीख रही है। ये हम पर इल्जाम लगाती है। ये बचपन से ही ऐसी है। झूठ बोलना, कहानियां बनाना और लोगों का अटेंशन पाना इसकी फितरत है। अगर आप आज ना आते तो शायद ये खुद को जान से मार लेती और इल्जाम हम पर आ जाता। तभी रोही आगे आई। उसने राजेंद्र को रोककर कहा, अंकल प्लीज हमें बचाइए इस लड़की से। इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये मेरी हर एक चीज भी छीनना चाहती है। ये पागलों की तरह खुद को मारती है और फिर कहती है कि मोम ने मारा है और हम तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहते थे, लेकिन ये घर के बाहर ही नहीं निकलती। उन दोनों की एक्टिंग देखकर राजेंद्र का दिमाग अब पूरी तरह से देवशिका के उस चक्रव्यूह में फंस चुका था। वह एक बहुत ही तार्किक इंसान था और उन्होंने जारा को देखा, एक ऐसी लड़की जो खुद को लहू लुहान कर ले, जो पागलों की तरह पोछा लगाए, जिसके बालों में कोई सिरा न हो। और दूसरी तरफ देवशिखा, जो समाज की एक इज्जतदार औरत, जो रो रो कर अपनी बेबसी बयां कर रही है। राजेंद्र का वो शुरुआती गुस्सा जो देवशिखा के लिए था, वो अब धीरे धीरे पिघल कर देवशिखा के लिए सहानुभूति में बदलने लगा। उन्हें लगा कि शायद भूषण सही कह रहा है, वो लड़की सच में दिमागी रूप से बीमार हो गई है। कौन सी औरत अपनी ही भतीजी को ऐसी बेदर्दी से मारेगी और फिर उन्हें हॉल में पोछा लगाने देगी। ये सब एक पागल लड़की की हरकत ही हो सकती है, जो अपने परिवार को फंसाना चाहती हो। राजेंद्र ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में जारा के लिए जो दया थी, अब मानसिक रोगी होने के लिए तरस में बदल गई। राजेंद्र ने देवशिका की तरफ मुड़कर सांत्वना भरे स्वर में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बच्ची इस हद तक जा सकती है। भूषण ने मुझे बताया कि वो परेशान करती है, लेकिन ये दिमागी तौर पर इतनी हिंसक और मैनिपुलेटिव हो चुकी है, ये मैंने नहीं सोचा था। मिसेज रावत, मैं समझ सकता हूँ कि आप किन हालातों से गुजर रही हैं। ये एक ऐसी बच्ची को घर में रखना किसी सजा से कम नहीं। ये शब्द राजेंद्र प्रसाद के मुंह से निकले और ये शब्द जारा के लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं थे। जारा वहीं इटालियन मार्बल पर बुत बनकर रह गई। उसके कानों में एक अजीब सी साए साए की आवाज होने लगी। वो जिस इंसान को अपना भगवान, अपना फरिश्ता समझ रही थी, वो फरिश्ता अब उसी शैतान के साथ खड़ी होकर उसकी बर्बादी का गवाह बन गया था। ताई जी ने एक झटके में अपने चंद आंसू और अपने उस खौफनाक और शातिर कहानी से उस सच्चाई का कत्ल कर दिया था, जो जारा के शरीर पर छपी हुई थी। तभी जारा ने बहुत ही धीमी बेजान आवाज में कुछ कहने की कोशिश करके कहा, अंकल। उसने अपने कांपते हुए हाथ राजेंद्र की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन राजेंद्र ने जारा की तरफ एक बहुत ही ठंडी और निराशा भरी नजर से देखा। राजेंद्र ने एक उपदेशक की तरह कहा, जारा बेटी, जो तुम कर रही हो बहुत गलत है। तुम्हारे पिता वहां लंदन में दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए पैसे भेजते हैं। तुम्हारी ताई तुम्हें पाल रही है और तुम उन्हें बदनाम करने के लिए खुद को चोट पहुंचा रही हो। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। वहीं जारा अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ कर नए में हिलाने लगी। उसे लगा कि वो सच में पागल हो जाएगी। उसने सच्चाई बताने की कोशिश करके कहा, नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मुझे कुत्तों के बर्तन धोने को कहा, मुझे गैरेज में रखा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, राजेंद्र जी अब थोड़ी सख्ती से बोले, बस जारा, मुझे तुम्हारे पिता ने सब बता दिया है और मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारी ताई कितनी बेबस है और तुम कैसे ये नाटक कर रही हो। मैं आज ही जाकर भूषण को सारी रिपोर्ट दूंगा और उसे सलाह दूंगा कि वो तुम्हें किसी अच्छे साइट्रिक्स को दिखाए और असाइलम में भेज दे, क्योंकि तुम अब परिवार के लिए खतरा बन चुकी हो। असाइलम, पागल खाना। ये सुनते ही देवशिका और रोही की आंखों में जो शैतानी चमक आ गई, वो जारा की मौत का आखिरी कील थी। तभी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक आखिरी बार देवशिका को देखकर कहा, मिसेज रावत, आप हिम्मत रखिए, मैं भूषण से बात करूंगा। तब तक आप इस लड़की से दूर रहिए, यह आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब मैं चलता हूँ। उसकी यह बात सुनकर आगे से देवशिका ने फिर से हाथ जोड़कर अपने आंसू पोंछने का नाटक करके कहा, धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सच्चाई समझ ली। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद फिर वहां से पलटे और भारी कदमों से उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गए, जहां से जारा के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी। और फिर एक भारी धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही जारा की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।
उसकी आखिरी उम्मीद, उसका आखिरी तिनका भी टूटकर उस गंदे पोंछे वाले पानी में बह गया था। वहीं हॉल में अब सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड तक कुछ कोई नहीं बोला, और फिर देवशिका के होठों पर एक बहुत ही खौफनाक राक्षसी और गूंजती हुई हंसी छूट गई। वो हंसी इतनी तेज थी कि जारा के रूह के टुकड़े टुकड़े हो गए। रोही भी अपनी माँ के साथ ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगी। देवशिका हंसते हंसते जारा के पास गई, उसके बालों को पीछे से तरफ खींच कर बोली, देख लिया महारानी, तूने क्या सोचा था कि तू इस पोछे और इस खून के धब्बों से मुझे हरा देगी? अरे बेवकूफ लड़की, मैं वो खिलाड़ी हूँ जो मौत के मुंह से भी अपनी जीत निकाल लाती हूँ। तूने देखा कैसे मैंने तेरे उस भगवान को ही तेरा जल्लाद बना दिया। ये कहते हुए देवशिखा ने जारा का सिर झटके में छोड़ दिया। देवशिखा ने जारा के कान में फुसफुसाकर जहर उगल कर आगे कहा, अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। तेरा बाप का इकलौता दोस्त भी अब तुझे एक साइको समझता है। कल तक वो तुझे पागलखाने भिजवाने के पेपर तैयार करवा देगा। अब तो सच में एक कीड़े की तरह इसी फर्श पर रेंगते हुए अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगी। अब तेरी औकात सिर्फ इसी के पीछे सीमित है। वहीं जारा के अंदर अब कोई चीख, कोई आंसू और कोई विरोध नहीं बचा था। उसका शरीर सुन्न हो चुका था। इंसान तब हारता है जब उसका शरीर टूटता है, लेकिन इंसान तब मर जाता है जब उसकी उम्मीद टूट जाती है। जारा की वो बागी रूह, जिसने कल सुशांत के सामने मौत चुनी थी, जिसने हंटर खाकर भी गैराज में एक नई रणनीति बनाई थी, वो आज राजेंद्र प्रसाद सिंह के उन शब्दों के नीचे हमेशा के लिए कुचली गई थी। सच्चाई हार गई थी। फरेब, चालाकी और शैतानी जीत गई थी। जारा धीरे से उसी गीले फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। वो एक मरी हुई मछली की आंखों जैसी पथरा गई थी। उसने अपने छालों से भरे हाथों से उस गंदे पोंछे के पानी को अपनी छाती से लगा लिया, और क्योंकि वो अब इस दुनिया में सिर्फ एक वही गंदा पोछा था जो उसकी असलियत और उसकी औकात का इतना इकलौता साथी बचा था। रावत मैंसन की उन आलीशान दीवारों आज एक ऐसी हत्या देखी थी जिसमें किसी हथियार का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था, बल्कि एक लड़की के विश्वास, उसकी गरिमा और उसकी पूरी जिंदगी को झूठ के एक बहुत ही खूबसूरत चक्रव्यूह में घोंट कर मार दिया गया था। रावत मैंसन का वो विशाल वातानुकूलित लिविंग रूम अब जारा के लिए एक खौफनाक कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था, जहां उसकी आखिरी उम्मीद को बड़ी बेरहमी से दफना दिया गया था। इटालियन मार्बल पर वो सफेद फर्श जारा को अब बर्फ की किसी एक ऐसे सिल्क की तरह लग रहा था जिस पर लिटाकर उसकी रूह का पोस्टमार्टम किया गया हो। उसकी आंखों के वो आंसू जो कुछ देर पहले तक एक बागी की तरह बह रहे थे, अब वो हार मानकर सूख चुके थे। उसने अपने छालों से भरे कांपते हाथों से उस गंदे पोंछे को उठाए रिबोट की तरह फर्श पर रगड़ना शुरू कर दिया। तभी सोफे पर बैठी रूही ने अपने पैरों टेबल पर फैलाकर एक गंदी हंसी के साथ कहा, रगड़, और जोर से रगड़ भिखारिन। देवशिखा ने अपने जूस का आखिरी घूंट भरा और गिलास टेबल पर पटक कर बोली, अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिली है। इस पागल लड़की को तो मैं अब ऐसे ही काम दूंगी, ये खुद अपनी मौत मांगेगी। जा जा रहा, ये हॉल खत्म करके सारे बाथरूम के कमोड साफ करना, और याद रहे, बिना ग्लव्स के। उसकी ये बात सुनकर आगे से जारा ने कोई जवाब नहीं दिया। हर बार जब वो पोछे को आगे बढ़ाती तो उसकी उधड़ी हुई पीठ से एक तेज दर्द उठता। खून की कुछ बूंदें उसके सूती सूट को और लाल कर देती, लेकिन उसके मुंह से अब आह तक नहीं निकल रही थी। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो उसे बाहर के घावों पर दर्द महसूस बंद होना हो जाता है। वो बस पोछा लगा रही थी, एक दो तीन, वो फर्श के दाग नहीं, अपनी किस्मत की कालिख रगड़ रही थी जो कभी साफ होने वाली नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब जुल्म की सारी हदें पार हो जाती है, जब शैतान अपनी जीत में अंधा हो जाता है, तब ऊपर वाले की लाठी बे आवाज चलती है, और जब वो लाठी चलती है तो बड़े बड़े एम्पायर की नो नींवी भी हिल जाती है। इधर जब जारा की आखिरी उम्मीद भर गई थी, उधर एंशंस के मेन गेट से बाहर निकलने के बाद राजेंद्र प्रसाद भारी कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मन बहुत अशांत था। देवशिखा की बातों ने उन्हें यकीन तो दिला दिया था कि जारा मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन एक सच्चे और अनुभवी इंसान का दिल कभी कभी तर्कों से परे जाकर भी कुछ महसूस करता है। जारा की वो सूजी हुई बेबस आंखें, वो खून से सना हुआ सूट,
वो सब राजेंद्र के दिमाग में बार बार हथौड़े की तरह बज रहा था। उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर खुद से बड़बड़ा कर कहा, क्या कोई लड़की सिर्फ अटेंशन के लिए खुद को इतनी बेरहमी से मार सकती है? वो थोड़े कंफ्यूज तो थे, लेकिन देवशिका की कहानी उनको सच्चाई देखने नहीं दे रही थी। तभी उनके कानों में एक हाफती हुई कांपती हुई आवाज पड़ी। पीछे से किसी ने उनको आवाज देकर कहा, साहब, बाबूजी, रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए। यह आवाज सुनकर राजेंद्र जी मुड़कर देखने लगे। रावत मैंसन के मेन गेट से रामू काका और मालती पागलों की तरह दौड़कर उनकी गाड़ी की तरफ आ रहे थे। मालती के चेहरे पर आंसुओं की धार थी। रामू काका के हाथ में एक काले रंग की खून से सनी हुई कोई लंबी सी चीज थी। उनको देखते ही राजेंद्र जी ने गाड़ी का दरवाजा वापस बंद कर दिया और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम लोग कौन हो? तभी रामू काका दौड़कर सीधे राजेंद्र के पैरों में गिर पड़े। मालती भी उनके बगल में घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रामू काका ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, साहब, आप अंधेरे में जा रहे हैं साहब। आप उस फरिश्ते जैसी बच्ची को उन राक्षसों के बीच मरने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर राजेंद्र की भौहें तन गई। उन्होंने रामू काका को घूर कर कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मिसेज रावत ने मुझे सब बता दिया है। वो लड़की दिमागी तौर पर, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मालती ने उनको बीच में ही काट कर चिल्ला कर कहा, वो पागल नहीं है साहब, वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। वो पागल नहीं है। वो तो इस घर की सबसे बड़ी अभागिन है। जो कहानी मालकिन ने आपको अंदर सुनाई, वो एक सफेद झूठ है, एक बहुत बड़ा फरेब है साहब। उसके बात सुनकर राजेंद्र प्रसाद का दिल धक से रह गया। उन्होंने हैरानी भरे स्वर में पूछा, झूठ? कैसा झूठ? तभी रामू काका ने अपने कांपते हाथों से वो काले रंग की चीज राजेंद्र के सामने कर दी। वो चमड़े का खौफनाक हंटर था, जिसे कल रात देवशिका ने जारा को पीटा था। हंटर के सिरे पर अभी भी जारा के जमे हुए खून के निशान थे। वो हंटर राजेंद्र को दिखाते हुए रामू काका ने रोकर कहा, ये देखिए साहब, आप सोच रहे हैं ना कि उस बच्चे ने अपनी पीठ पर खुद लहूलुहान किया है। नहीं साहब, कल रात मालकिन ने इस हंटर से उस मासूम बच्ची को जानवरों की तरह पीटा। हम सब वहां खड़े थे। हम सब ने अपनी आंखों से देखा। उस बच्ची की चमड़ी उधेड़ दी गई। हम नौकर अपनी नौकरी के डर से बस तमाशा देखते रहे। उनके बाद सुनते ही राजेंद्र ने उस खून से सने हंटर को देखा। उनकी आंखें फटी रह गई। हंटर का वो चमड़ा और उस पर लगा खून चीख चीख कर देवशिका की दरिंदगी की गवाही दे रहा था। उसको देखकर राजेंद्र ने हकलाकर उनसे पूछा, लेकिन क्यों? मिसेज रावत ने उसे क्यों मारा? और वो सुशांत वाली बात? राजेंद्र जी के शब्द लड़खड़ाने लगे। तभी मालती ने हाथ जोड़कर कहा, सब झूठ है बाबूजी। सुशांत रोही बिटिया का मंगेतर है और वो एक नंबर का दरिंदा इंसान है। उसने कल हमारी जारा बिटिया के साथ बदतमीजी की। उसे मिलने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए होटल में बुलाया था। जब जारा बिटिया ने मना कर दिया तो उस दरिंदे ने मालकिन को फोन करके जारा बिटिया पर झूठा इल्जाम लगा दिया। और मालकिन मालकिन को तो बस उस बच्ची को टॉर्चर करने का बहाना चाहिए होता है। मालती ने सुबह कर अपनी बात को आगे बढ़ा, बाबूजी, आप जो उस बच्ची को नौकरानी के कपड़ों में फर्श पर पोछा लगाते देख रहे हैं, वो उसने खुद नहीं किया। आज सुबह ही मालकिन ने उसे गैराज के उस बदबूदार कमरे से निकालकर भूखे पेट, खून से लथपथ हालात में इस पूरे घर में घुटनों के बल पोछा लगाने का हुक्म दिया था। कल रात उस बच्ची को पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। उसने बाथरूम की टोंटी से पानी पिया है साहब। वो लंदन वाले बाबूजी जो करोड़ों रुपए भेजते हैं, वो सब मालकिन और रोहित अब बेटियां अपने ऐशो राम पर उड़ाते हैं। उस बच्ची को झूठा खाना देते हैं साहब। एक के बाद एक रामू काका और मालती ने रावत मैंसन्स के उस काले और घिनौने सच के सारे पन्ने राजेंद्र के सामने खोल कर रख दिए। वहीं उनकी यह बातें सुनकर राजेंद्र का पूरा शरीर कांपने लगा। उनके कानों में देवशिका के वो झूठे आंसू, वो मन गढ़ंत कहानी गूंजने लगी। और दूसरी तरफ जारा की वो सूजी हुई बेबस आंखें याद आने लगी, जो उनसे रहम की भीख मांग रही थी। राजेंद्र ने अपना सिर पकड़कर कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने एक डायन जैसी औरत के आंसुओं पर भरोसा कर लिया और उस लहूलुहान बच्ची को पागल कह दिया। मैं कितना बड़ा अंधा था। राजेंद्र के अंदर एक जो एहसास पैदा हुआ, वो सिर्फ पछतावा नहीं था, वो एक भयंकर ज्वालामुखी जैसा गुस्सा था। एक ऐसा गुस्सा जो अन्याय को देखने के बाद किसी भी सच्चे इंसान के सीने में भड़क उठता है।
उन्होंने उस खून से सने हंटर को रामू काका के हाथ से पकड़ लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने अपने दांतों को कसकर भींचा। राजेंद्र जी ने रामू और मालती से बहुत ही कड़क और ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों डरो मत। आज के बाद तुम्हें इस घर में किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो मेरे साथ अंदर चलो। ये कहते वो वापस अंदर जाने लगे। इसी समय अंदर जारा भी अभी मार्बल पर पोछा रगड़ रही थी। देवशिका और रूही अपनी जीत के नशे में चूर अपनी अगली छुट्टियों की प्लानिंग कर रही थी। तभी मैंसन्स का वो भारी नकाशीदार दरवाजा इतने जोर से खुला कि उसकी आवाज किसी बम के फटने जैसी थी। दरवाजा दीवार से जाकर टकराया। भयानक आवाज से हॉल में सन्नाटा टूट गया। देवशिका और रूही झटके से सोफे से उठ खड़ी हुई। जारा के हाथ भी फर्श पर रुक गए। दरवाजे की चौखट पर राजेंद्र खड़ा था, लेकिन वो ये राजेंद्र नहीं था जो कुछ मिनट पहले एक हमदर्द बनकर यहाँ से गया था। इस वक्त उनके चेहरे पर साक्षात मौत का साया था। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी और उनके हाथ में देवशिका का वही काला खून से सना हुआ हंटर था और उनके पीछे रामू काका और मालती खड़े थे। ये सब देखकर देवशिका के पैरों के नीचे से पूरी धरती खिसक गई। उनका सांस गले में अटक गया। हंटर, रामू, मालती और राजेंद्र जी का वो रौद्र रूप। देवशिका वो शातिर दिमाग एक पल में समझ आ गया कि उसका सारा खेल मिट्टी में मिल चुका है। देवशिका ने हकलाकर वो झूठी मीठी आवाज वापस लाने की कोशिश करके कहा, "तो भाई साहब आप वापस।" लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाती, राजेंद्र ने दहाड़ कर कहा, बस कीजिए मिसेस रावत। राजेंद्र की वो गरजती हुई आवाज पूरे रावत मेंशन की दीवारों में टकराकर ऐसी गूंजी कि छत का झूमर भी कांप गया। उनकी उस एक दहाड़ ने देवशिका के होंठ हमेशा के लिए बंद कर दिए। तभी राजेंद्र ने लंबे और भारी कदम भरकर हॉल के बीचों बीच आकर उन्होंने उस खून से सने हंटर को पूरी ताकत से कांच के उस महंगी सेंटर टेबल पर दे मारा। टेबल का कांच चकनाचूर होकर चारों तरफ बिखर गया। रूही डर के मारे चीख पड़ी। देवशिका के पीछे जाकर लागी। राजेंद्र जी ने अपनी उंगली देवशिका के चेहरे की तरफ तान कर दहाड़ कर कहा, आपका यह घिनौना और नीच नाटक अब खत्म हो चुका है मिसेस रावत। मुझे सब पता चल गया है। आपके उस दरिंदगी का, आपके फ्रेब का और इस बच्चे के साथ किए गए आपके उस अमानवीय जुल्म का एक एक सच मेरे सामने आ चुका है। वहीं उसकी बात सुनकर देवशिका का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश करके कहा, नहीं भाई साहब, ये नौकर झूठ बोल रहे हैं। ये मुझसे पैसे हटना चाहते हैं इसलिए। तभी राजेंद्र ने चिल्लाकर कहा, चुप, एकदम चुप। राजेंद्र ने इतनी जोर से डांटा कि देवशिका सच में सिकुड़ गई। तभी राजेंद्र ने आगे कहा, शर्म आनी चाहिए आपको। एक औरत होकर, एक माँ होकर आपने एक बिना माँ की बच्चे के साथ वो सलूक किया जो कोई कसाई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। आपने अपनी सगी भतीजी की चमड़ी इस हंटर से उधेड़ दी। आपने इसे गैरेज में कुत्तों की तरह रखा और जब मैं सच्चाई देखने आया तो आपने उन घड़ियाली आंसुओं से मुझे ही बेवकूफ बना दिया। आपने उस मासूम बच्ची को पागल साबित कर दिया ताकि आपका गुनाह छुप सके। इसी बीच रूही आगे आकर बोलने की कोशिश करके बोली, अंकल आप गलत समझ रहे हैं। दारा ने सुशांत के साथ। लेकिन राजेंद्र ने रूही को तुरंत खामोश करके कहा, तुम अपना मुंह बंद रखना लड़की। मुझे उस सुशांत की सारी असलियत पता चल चुकी है। तुम जैसी घमंडी और ईर्ष्यालु लड़की को बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने इस बच्चे की जिंदगी नर्क बना दी। तुम लोग इंसान नहीं, राक्षस हो, राक्षस। वहीं जारा फर्श पर बैठी थी। यह सब कुछ एक सपने की तरह देख रही थी। क्या यह सच हो रहा था? क्या सचमुच कोई उसकी तरफ से लड़ रहा था? उसके कानों में यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके हाथों से पोछा छूट गया। तभी राजेंद्र देवशिका को वहीं कांपता हुआ छोड़कर पलटा और सीधे जारा के पास गया। एक रसूखदार इंसान जिसने हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने हो, वह आज बिना किसी हिचकिचाहट के उस गंदे पानी और खून से सने फर्श पर जारा के ठीक सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। राजेंद्र ने जब जारा के उस सूजे हुए चेहरे, कटे हुए होठ और उसकी आंखों की गहराई को इतनी करीब से देखा तो उसको अपनी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। एक मजबूत इंसान आज एक बच्चे के दर्द के आगे टूट गया था। उन्होंने बहुत ही कोमलता से कांपते हुए हाथों से जारा के कंधों को पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। राजेंद्र की आवाज रुंध गई थी। उनके शब्दों में एक ऐसा दर्द और पश्चाताप था जिसने जारा की रूह को छू लिया। उन्होंने जारा से माफी मांग कर कहा, मुझे माफ कर दे बेटी। मैं कितना बड़ा अंधा था जो मैंने इन राक्षसों के आंसुओं पर यकीन कर लिया। तेरे इन बोलते हुए घावों को अनदेखा कर दिया।
मैंने इनकी बातों में आकर तुझे पागल कहा। मुझे इस बात का जिंदगी भर माफी नहीं मिलेगी। उनकी यह बात सुनकर जारा की वो पथरावी आंखें अचानक पिघलने लगी। एक लंबे अरसे के बाद किसी इंसान ने उसे प्यार से, इज्जत से बेटी कहा था। किसी ने उसके दर्द को पहचान लिया था। जारा के सूखे हुए गले से एक तेज सिसकी निकली। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सिसक कर कहा, अंकल, मैं पागल नहीं हूँ। ताईची ने मुझे हंटर से बहुत दर्द हो रहा है अंकल। ये कहते हुए जारा एक छोटी बच्ची की तरह बिलखने लगी। तभी राजेंद्र जी ने जारा के आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ कर कहा, मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, मैं सब जानता हूँ। ये कहकर उन्होंने फिर जारा को बहुत ही प्यार और मजबूती से सहारा देकर उस फर्श से अपने पैरों पर खड़ा किया। राजेंद्र ने जारा को अपने सीने से लगाकर पूरे घर में ऐलान करके कहा, अब तुम्हें इस जुल्म सहने की जरूरत नहीं है जारा। अब तुम्हें इस नर्क में एक सेकंड भी रहने की जरूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने जारा का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ा और पलटकर देवशिका की तरफ देखा और फिर जारा से कहा, चलो तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। वहीं देवशिका ये सुनकर बौखला गई। उनका सारा पैसा, उनका सारा ऐशो आराम जारा के नाम पर ही तो था। इसलिए उसने घबरा कर तुरंत कहा, आप इसे ऐसे नहीं लेकर जा सकते। इसके पिता ने इसकी कस्टडी हमें दी थी। भूषण आपको कभी ऐसा नहीं करने देगा। लेकिन तभी आगे से राजेंद्र ने एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, भूषण, उस अंधे और बेवकूफ बाप की बात मत करो मुझसे। मैं भूषण को सब कुछ समझा दूंगा, और अगर वो भी तुम्हारी बातों में आया तो मैं इस बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले लूंगा। पर तुम याद रखना देवशिखा, ये खून से सना हंटर मेरे पास है। अगर तुमने या तुम्हारे पति जयंत ने इस बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो मैं इस हंटर से और इन नौकरों की गवाही के दम पर तुम दोनों को इस कदर जेल की हवा खिलाऊंगा कि तुम्हारी पुश्ते भी बाहर नहीं आ पाएंगी। उनकी ये बात और धमकी सुनकर देवशिका पसीने से तरबतर होकर सोफे पर धड़ाम से गिर पड़ी। उनका घमंड, उनका रुतबा, सब कुछ आज मिट्टी में मिल चुका था। रूही अपनी माँ के पास खड़ी होकर रोने लगी। तभी राजेंद्र ने रामू काका और मालती की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों ने आज इंसानियत को जिंदा रखा है। अगर ये डायन तुम्हें नौकरी से निकालती है तो तुम दोनों आज ही मेरा घर आ जाना। तुम्हारे बुढ़ापे का पूरा जिम्मा आज से मेरा है। उनकी ये बात सुनकर रामू काका और मालती ने हाथ जोड़कर राजेंद्र को दुआएं दी। तभी राजेंद्र ने फिर से जारा की तरफ देखकर कहा, चलो बेटी। जारा ने गहरी सांस ली। उसने पलटकर उस इटालियन मार्बल की तरफ देखा जहां कुछ देर पहले वो अपनी किस्मत रगड़ रही थी। उसने उस काले लोहे के दरवाजे को देखा जिसने उसके हाथ जलाए थे। फिर उसने उस ताई को देखा जिसने हंटर से मारा था। आज ये सब कुछ हार चुका था और सच्चाई जीत चुकी थी। उन सब की तरफ देखने के बाद जारा ने अपनी नम आंखों से राजेंद्र की तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाकर कहा, हाँ अंकल, चलिए। उसके बाद राजेंद्र जारा का हाथ पकड़े बहुत ही सम्मान के साथ राउत मैंसन के उस बड़े से दरवाजे से बाहर लेकर जाने लगे। सूरज की किरणें सीधे जारा के चेहरे पर पड़ रही थी। ये किरणें अब चुभ नहीं रही थी, बल्कि उसकी नई आजादी, उसके नए जीवन की एक खूबसूरत, सुकून भरा एहसास दे रही थी। रावत मैंसन्स का वो नर्क पीछे छूट रहा था और जारा अपने फरिश्ते का हाथ थामे एक नई और महफूज दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रही थी। रावत मैंसन्स का वो भारी भरकम नकाशीदार लोहे का गेट अब जारा के पीछे बंद हुआ तो उसकी आवाज में अब कोई खौफ नहीं था। आज वो आवाज एक जंजीर के टूटने जैसी थी। सालों से जिस सोने के पिंजरों में एक मासूम चिड़िया को भूखा, प्यासा और लहूलुहान करके रखा गया, आज उस पिंजरे का दरवाजा हमेशा के लिए टूट चुका था। तभी राजेंद्र ने अपनी बड़ी और आलीशान गाड़ी का पैसेंजर सीट का दरवाजा जारा के लिए खोला। जारा के कदम अभी भी लड़खड़ा रहे थे। जब उसने गाड़ी के अंदर कदम रखा और उस मुलायम मखमली लेदर की सीट पर बैठी तो उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। लेकिन जैसे ही उसकी घायल पीठ सीट पर टकराई, एक तेज टीस उठी। जारा ने अपने होठ खींच लिए, थोड़ा आगे की तरफ खिसक कर बैठ गई ताकि उसकी पीठ पर दबाव न पड़े। उसके बाद राजेंद्र ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और एसी का तापमान थोड़ा बढ़ा दिया ताकि जारा को ठंड न लगे। फिर गाड़ी रावत मैसन्स के उस मनहूस साय से दूर जयपुर की चौड़ी और धूप से नहाई सड़कों पर दौड़ने लगी। गाड़ी के अंदर गहरी खामोशी थी। एसी की हल्की सी आवाज के अलावा कोई शोर नहीं था। जरा खिड़की के शीशे से बाहर देख रही थी। बाहर की दुनिया कितनी सामान्य लग रही थी। लोग अपने अपने कामों पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और कोई अपनी दुकान खोल रहा था।
लेकिन जारा के लिए सब कुछ किसी अजूबे जैसा था। पिछले 24 घंटों में उसकी जिंदगी का जो खौफनाक और दरिंदगी भरा रूप था, उसके बाद ये शांति उसे किसी सपने जैसी लग रही थी। वहीं राजेंद्र बार बार रियर व्यू मिरर में जारा की तरफ देख रहे थे। उसे बच्चे का उतरा हुआ चेहरा, रूही के नाखूनों से नोचे गए गाल, फटे हुए होंठ और वो बेजान ढीला ढाला सूती का सूट, ये सब राजेंद्र का कलेजा देखकर मुंह को आ रहा था। उसका अपना एक भरा पूरा परिवार था, बच्चे थे। वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान अपने ही खून की बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। तभी गाड़ी चलाते अचानक राजेंद्र को एक बहुत ही बुनियादी बात याद आई। सुबह के 10 बज चुके थे। उन्होंने कल रात की मार और आज सुबह के पोछे वाले ड्रामे के बारे में सुना था, लेकिन एक पिता होने के नाते उनका ध्यान जारा की सेहत की तरफ गया। उन्होंने बहुत ही कोमल और स्नेह भरी आवाज में सन्नाटे को तोड़कर पूछा, बेटा जारा। वहीं उसकी आवाज सुनकर जारा एकदम चौंक गई। बेटा, ये शब्द उसके कानों के लिए कितना अजनबी और मीठा था। उसने घबराकर राजेंद्र की तरफ देखकर पूछा, जी जी अंकल। तभी राजेंद्र ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी की और बिना जारा की तरफ देखे बहुत ही प्यार से पूछा, बेटा, क्या तुमने सुबह नाश्ता किया या अभी करना है? तुझे भूख लगी होगी ना? मुझे यकीन है कि उन लोगों ने आज सुबह तुम्हें कुछ खाने को नहीं दिया होगा। यह सवाल सुनते ही जारा का दिमाग सुन हो गया। नाश्ता, ये शब्द सुनते ही उसके पेट में जैसे एक भयंकर ऐंठन आ गई। पिछले 24 घंटों की उस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना में, हंटर के मार और खौफ में जरा अपने पेट की उस आग को कहीं भूल गई थी, जो कल दोपहर से उसे जला रही थी। लेकिन अब जब वो सुरक्षित थी, जब खौफ का वो पर्दा हट गया था, तो उसके शरीर में सबसे बड़ी जरूरत की पुकार लगानी शुरू हो गई। भूख की वो तड़प अब उसके तेज चाकू वाले धार की तरह उसकी हाथों को काटने लगी। जारा ने अपने कांपते हुए छालों से भरे हाथों को अपने खाली सिकुड़ चुके पेट पर रखा। उसकी आंखें डबडबा गई। उसने गहरी रूंधती हुई सांस ली और नजरें झुकाकर बहुत ही कांपती हुई आवाज में कहा, अंकल, मैंने कल सुबह कॉलेज की कैंटीन में बस एक समोसा खाया था। मेरे एक दोस्त ने खिलवाया था। उसकी ये बात सुनकर राजेंद्र के हाथ स्टेयरिंग व्हील पर कस गए। उन्होंने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, कल सुबह एक समोसा? उनको ऐसा लग रहा था कि उनका दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वहीं जारा की आंखों में आंसुओं की दो बूंदें उसके मैले हो चुके सूती सूट पर टपक रही थी। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, और कल रात को ताई जी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने मालती काकी को मना कर दिया मुझे पानी भी न दे। मुझे बहुत प्यास लग रही थी अंकल, गला सूख चुका था। इसलिए इसलिए मैंने मैंने उस रात को बाथरूम की टोंटी से पानी पी लिया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया पिया है। कि ये बात बाथरूम की टोंटी से पानी पिए लाइन किसी बम के फटने से ज्यादा खौफनाक थी। राजेंद्र प्रसाद जिन जैसे रसूखदार और मजबूत इंसान की आंखों में आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा। उनका सीना धोखनी की तरह जलने लगा। गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़े हुए उनके हाथ कांपने लगे। एक करोड़पति बाप के बेटे जिसके नाम पर करोड़ों की जायदाद है, जो बाथरूम की टोटी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रही थी। राजेंद्र के मुंह से एक दर्दनाक सिसकी निकली। उन्होंने सिसक कर कहा, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे भगवान। उन्होंने तुरंत गाड़ी सड़क के किनारे एक खाली जगह पर रोकी। उनसे अब और गाड़ी चलाई ही नहीं जा रही थी। उन्होंने मुड़कर जारा को देखा और जारा अपने पेट को पकड़े हुए सिर झुकाए सिसक रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया। तभी राजेंद्र ने अपनी सीट बेल्ट खोली। वो अपनी सीट के पीछे की तरफ झुके। उन्होंने अपने बड़े और मजबूत गर्म हाथों से बहुत ही प्यार से जारा के सिर पर हाथ रखा। एक पिता का स्पर्श, और वो प्यार भरा हाथ जब जारा के उलझे हुए और खून से सने बालों पर पड़ा, तो जारा के अंदर का सारा सब्र का बांध टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने जारा को चुप करवाने की कोशिश करके कहा, बस कर मेरी बच्ची, बस कर, अब और रो मत। मुझे माफ कर दे बेटा कि मैं तेरी जिंदगी में इतनी देर से आया, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज के बाद इस दुनिया की कोई भी ताकत तुझे भूखा नहीं सुलाएगी। आज के बाद कोई तुझे रुला नहीं पाएगा मेरी बेटी। ये कहते हुए राजेंद्र अपनी आवाज आंसुओं से भीगी हुई थी और जारा का सिर सहला रहे थे। इसके बाद राजेंद्र ने अपने रुमाल से खुद के आंसू पोंछे और फिर एक गहरी सांस ली। जारा के आंसू को पोंछने का इशारा किया। राजेंद्र ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी पिता वाली मुस्कान लाकर कहा, तूने कल सुबह से कुछ नहीं खाया ना? चल आज हम बहुत ही किसी मस्त जगह पर नाश्ता करते हैं। तू जो चाहेगी वो खाएगी। आज का ये नाश्ता ये अंकल अपनी बेटी को करवाएगा।
आगे से जारा ने रोकर हल्का सिर हिलाया। उसे खाने से ज्यादा उस अपनेपन की भूख थी जो राजेंद्र उसे दे रहे थे। तभी राजेंद्र जी ने गाड़ी स्टार्ट की। इस बार गाड़ी की दिशा उनके घर की तरफ नहीं बल्कि शहर के बहुत ही पॉश वीआईपी इलाके की तरफ थी। रास्ते भर राजेंद्र ने जारा को हल्की फुल्की बात करने की कोशिश करके उसका ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन जारा का दिमाग अभी भी सदमे में था। लगभग 20 मिनट के ड्राइव के बाद राजेंद्र ने गाड़ी एक बहुत ही आलीशान गगनचुंबी इमारत के सामने रोकी। तभी जारा ने शीशे के बाहर देखा। वो बहुत ही मशहूर 5 स्टार होटल था। होटल का भव्य एंट्री गेट, वहां खड़े वर्दीधारी गार्ड्स और चमचमाती हुई गाड़ियां। 5 स्टार होटल ये देखते ही जारा के शरीर में अचानक एक खौफनाक सिरहन दौड़ गई। उसने कल शाम की वो म्यूजिक रूम वाली बात याद आ गई। सुशांत की वो गंदी और बदबूदार सांसें, उसकी वो शैतानी शर्त। शाम को 6 बजे द ग्रैंड इंपेरियल होटल, रूम नंबर 402। जारा की धड़कनें एकदम तेज हो गई। उसके हाथ कांपने लगे और उसका सांस फूलने लगा। जारा ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश करके कहा, अंकल प्लीज मुझे यहाँ नहीं जाना। प्लीज अंकल मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे डर लग रहा है। राजेंद्र जो गाड़ी से उतरने ही वाले थे, वो जारा की एक घबराहट देखकर उसे तुरंत रुक गए। वो एक समझदार इंसान थे। रामू काका और मालती ने उन्हें सुशांत वाली घिनौनी हरकत के बारे में बता दिया था। राजेंद्र ने बहुत ही धैर्य और शांति के साथ जारा की तरफ देखा। उन्होंने कोमल आवाज में कहा, जारा बेटी मेरी तरफ देखो। उनकी बात सुनकर जारा ने डरी हुई आंखों से राजेंद्र की तरफ देखा। तभी राजेंद्र ने तसल्ली देकर कहा, बेटा वो इंसान एक जानवर था और वो एक बुरा सपना था, वो खत्म हो चुका है। तुम्हें इस वक्त राजेंद्र प्रसाद के साथ हो। इस शहर में किसी की भी इतनी जरूरत नहीं जो तुम्हारी एक तरफ आंख उठाकर भी देख सके। यह होटल बहुत ही सुरक्षित और अच्छी जगह है, और सबसे बड़ी बात, ये कहकर राजेंद्र ने मुस्कुरा कर आगे कहा, यहाँ के शेफ जो डोसा और पैनकेक बनाते हैं ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो मुझ पर भरोसा करती हो ना बेटी। तभी जारा ने उनकी मजबूत और ईमानदार आंखों को देखा। उन आंखों में कोई छल, कोई हवस, कोई चालाकी नहीं थी। उनमें सिर्फ एक पिता का प्यार था। लेकिन जारा के अंदर एक संकोच था। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसका चेहरा और बाल उलझे हुए थे। जारा ने शर्मिंदगी से नजर चुरा कर कहा, अंकल लेकिन मेरे कपड़े में कितनी गंदी लग रही हूँ। ऐसे बड़े होटलों में लोग मुझे ऐसे कपड़ों में अंदर नहीं जाने देंगे। वो मुझे भिखारी समझेंगे। मुझे शर्म आ रही है अंकल। उसकी बात सुनकर राजेंद्र का दिल एक बार फिर पसीज गया। उन्होंने जारा से कहा, बेटा कपड़े इंसान की हैसियत नहीं बनाते, और जो लोग कपड़ों से इंसान को तोलते हैं उनके सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम मेरी मेहमान हो, मेरी बेटी हो, मेरे साथ चलो। ये कहते हुए राजेंद्र गाड़ी से उतरे और उन्होंने पीछे का दरवाजा जारा के लिए खोल दिया। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी होटल के एंट्रेंस गेट पर गार्ड्स ने जैसे राजेंद्र को देखा, उनके तुरंत कान खड़े हो गए। राजेंद्र शहर का एक बहुत वीआईपी आदमी था, लेकिन जब उन्होंने उसके साथ खस्ता हालात में वो खून के धब्बों वाली लड़की देखी तो आश्चर्य में उनकी आंखें चौड़ी हो गई। अब क्या करेंगे ये गार्ड्स? क्या वो अंदर जाने देंगे या नहीं, जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें।